हमने रोटेशनल में अब तक क्या किया, आधा पार्ट हमने टॉर्क में लगाया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या टॉर्क, और आधा मेजॉरिटी पार्ट किस में लगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, टॉर्क का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कैसे रिलेटेड है। तो एक चीज याद रखना, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं और एक बार फिर से एग्जांपल दे रहा हूं। अब हम बिल्कुल वही काम करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी हमने फोर्सेज में किया था। हमने न्यूटन का लॉ किया था F इज इक्वल टू एम इन टू ए। इस चैप्टर में फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह आई, ए की जगह एल्फा। जो काम लीनियर मोमेंटम करेगा वो इसमें एंगुलर मोमेंटम करेगा। जो फोर्स है वो dp बाई dt है, और जो फोर्स की जगह टॉर्क है वो d बाई dt ऑफ p की जगह क्या आएगा, l। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आज हम जो काम करने वाले हैं बस वो इस पे करने वाले हैं। ये कैसे लगेगा इसको समझते हैं। टॉर्क का पहला फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, आर एफ साइन फाई या आर इंटू एफ या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मैंने बता दिया अभी आपको। हमने लॉज ऑफ मोशन में क्या किया था, एफ इज इक्वल टू एम में। आपको याद होगा अगर ये ब्लॉक है और मैंने फोर्स 10 लगाई और 2 लगाई, बॉडी राइट मूव करेगी, नेट फोर्स क्या है, 10 माइनस 2 इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यही रूल है। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता था, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर क्या होगा, नेट फोर्स नहीं है, बॉडी घूमेगी, तो नेट फोर्स की जगह नेट टॉर्क, मास की जगह आई, ए की जगह एल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक। अगर कोई पूछे ये फॉर्मूला डराइव करो, टॉर्क इज आई एल्फा, तो आप अगर ये बोलें एफ की जगह टॉर्क और एम की जगह आई, ए की जगह क्या, एल्फा, हो गया प्रूफ। तो ये कोई पूछे कहां पढ़ के आए हो, बोलना मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया, और मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग में मैंने नहीं कराया, बोल देना यहाँ नहीं, खुद पढ़ा था। ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आपको चीजें आसान लगे, आप रिलेट कर पाए। ये तरीका सही नहीं है, तरीका तो ये सही है। कंसिडर रिजिड बॉडी, अब फिजिक्स की लैंग्वेज है, एक रिजिड बॉडी ले, मासेस फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकते, और ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है विद एल्फा। एल्फा का मतलब पहले स्पीड ओमेगा, फिर बढ़ गई और बढ़ गई, बढ़ती गई। हर पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से कितने आर है। अब आपको ये पता है जब कोई बॉडी, देखो हर पार्टिकल अपने अपने चक्कर में काट रहा है, या r1 रेडियस में घूम रहा है, या r2 रेडियस में घूम रहा है, या r3 रेडियस में, rn रेडियस में। जब कोई पॉइंट मास रेडियस r1 में घूमता है, उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, ये फॉर्मूला हमने सर्कुलर में किया था, एक v इज इक्वल टू r ओमेगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r एल्फा। तो a इज इक्वल टू r एल्फा उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, r1 एल्फा, दूसरे की r2 एल्फा, nth की rn एल्फा। पॉइंट नंबर 1, टॉर्क। फर्स्ट पार्टिकल की एक्सेलरेशन इस तरफ है तो फोर्स भी इस तरफ है, F इक्वल टू m में। तो टॉर्क क्या है, r1 इंटू f1, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल की एक्सिस से दूरी कितनी है, r1, और फोर्स टेंजेंशियल क्या लग रही है उसको घुमाने के लिए, f1। f1 क्या होता है, m इंटू a क्या होता है, r एल्फा। इन्हें मल्टीप्लाई करें, पहली फोर्स आ गई। दूसरी फोर्स में कुछ नहीं करना, m2 r2 एल्फा, nth में mn rn एल्फा, टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 टॉर्क n, टोटल टॉर्क, इनका सम, वैल्यूज पुट करेंगे, कॉमन निकालेंगे एल्फा, तो क्या बचेगा, n1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। टॉर्क इज इक्वल टू I एल्फा। मतलब ये फॉर्मल तरीका है, बुक्स ऐसे समझाती हैं, बट मेरे को असली तो यही बात है, अंदर की बात तो यही है कि जो हम फोर्स में वैसे करने वाले हैं, अंदर से तो एक्चुअल में ये होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, वो वाला ये तो फॉर्मेलिटी है यार। अब मैं आपको एक्चुअल समझाता हूँ फॉर्मूला कैसे काम करता है। आप प्लीज अपना एग्जाम्पल, अपने बुकलेट किताब ओपन करें, आपने एग्जाम्पल नोट करना है। ठीक है, आपका पहला एग्जांपल है, याद करो, वापस लॉज ऑफ मोशन आ गया। वो रही पुली ड्रॉ करो। एक पुली मास ड्रॉ करो 2 and 3 kg, एक पुली मास ड्रॉ करो 2 and 3 kg। इस बार पुली का मास भी है, याद करो लॉज ऑफ मोशन किया था, याद करो मैं पूछा करता था एक्सेलरेशन बताओ, लेकिन उसमें पुली मासलेस थी, इसमें पुली का मास है।
अगर पुली का मास है, पुली को क्या ट्रीट किया जाता है, डिस्क है, पुली इज अ डिस्क, तो इस डिस्क का मास है 1 kg और रेडियस कितना है 1 मीटर। तो इससे प्लीज डायग्राम ड्रॉ करें और ये मासेस लिखें। नहीं, देखो ऐसा होगा, अगर ये पुली मासलेस थी तो कितने मासेस थे, 2, लॉज ऑफ मोशन में, तो 2 मासेस में एक रस्सी है, टेंशन TNT है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कितने मासेस हैं, 3, 1, 2 और 3, इन दोनों में एक टेंशन, इन दोनों में अलग टेंशन, टेंशन डिफरेंट है, क्योंकि इस बार रस्सी को पुली को भी घुमाना है, जोर लगेगा उसका पुली घुमाने में, तो कहीं ना कहीं टेंशन अगले पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में चेंज हो सकती है। तो यहाँ रहेगी पेयर में T1 T1 T2 T2, यही फर्क है। अगर पुली का मास है टेंशन चेंज होगी इन दोनों में, पुली का मास नहीं है तो TNT TNT। फर्क समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस रस्सी में टेंशन T1 है, इस रस्सी में टेंशन T2 है पेयर में। क्वेश्चन है, आपको एक्सेलरेशन बतानी है। मान लो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर आ रहा है, 2 इक्वेशंस तो नॉर्मल वही लगेंगी जो आप करके आए हो लॉ ऑफ मोशन में। क्या ये 3 kg का मास कहां जा रहा है, नीचे, तो पहली इक्वेशन बोलो 3g माइनस T2 इज 3a, और 2 kg कहां जा रहा है, ऊपर, इक्वेशन बोलो T1 माइनस 2g इज 2a। इक्वेशन नंबर 1 और 2 नोट करो। प्रॉब्लम ये है, आपको a निकालना है, वेरिएबल 3 है, T1 है, T2 है और a है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी चाहिए, 3। 2 के साथ तो आंसर नहीं आएगा, 3 इक्वेशन के साथ आंसर आएगा। तो डायग्राम ड्रॉ करें, 2 इक्वेशन नोट करें। तो ऑब्वियस है तीसरी इक्वेशन तो अब पुली ही बना के देगी आपको। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देख लें, अलग से पुली बना ली एरी, पुली के लेफ्ट और राइट 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, ध्यान से देख लें, एक T2 और एक T1, वो देखो T2 एंड T1। पुली कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बोलो कैसे पता लगा, क्योंकि 3g नीचे आ रहा है, तो पुली कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। तो ये T2 का टॉर्क क्या है, जब पुली रोटेट करेगी अपने एक्सिस पे, इसका एक्सिस कहां से पास करेगा, यहां से, देख रहे हो, इसका एक्सिस है। टॉर्क बोलो, इसमें टॉर्क जनरेट होगा, बॉडी जब जब घूमेगी टॉर्क जनरेट होगा, कितना, फोर्स T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, R इंटू T2 क्लॉकवाइज टॉर्क है। और एक टॉर्क T1 भी जनरेट करेगा, कितना, R इंटू T1 एंटी क्लॉकवाइज। पर आपने मुझे बताया कि ओवरऑल पुली कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो नेट टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं, I टाइम्स अल्फा करवाया था। नेट टॉर्क क्या है, I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा। तो रोटेशनल की इक्वेशन भी क्लियर है, मतलब 2 इक्वेशन तो वही पुरानी है, तीसरी इक्वेशन पुली की है, क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू I टाइम्स अल्फा। इक्वेशन क्लियर है, पर एक प्रॉब्लम है, चौथा वेरिएबल आ गया अल्फा, T1 T2 ये तो सॉल्व नहीं हो रहे, चौथा और गया अल्फा। अल्फा को एलिमिनेट करो। ध्यान से देखो, इस पुली, ये जो पुली है, इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल A, जो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन है वही पुली की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सेम, क्योंकि अगर ब्लॉक और रस्सी नीचे जा रही है विद A, तो ये इसकी टेंजेंट की तरह काम कर रही है। सर्कुलर मोशन याद करो, सर्कुलर मोशन के अंदर A किसके इक्वल था, R अल्फा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है R अल्फा, तो यहां से अल्फा को क्या पुट कर सकते हैं, A बाय R। तो देखो जरा, अल्फा की जगह क्या पुट किया, A बाय R, और डिस्क का I क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर। R से R कैंसल, ये R से वो R कैंसल, ये वैल्यू आ गई। मास आपको पुली का गिवन है, तीसरी इक्वेशन आ गई। अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालते रहो जो निकालना है।
T1 T2 और A। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? क्योंकि टॉर्क तो आपको ए नहीं देगा, टॉर्क आपको अल्फा देगा, और अल्फा से ए जाने का एक ही तरीका है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। तो अल्फा ए बाय आर से अल्फा को ए में कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है? देखो एक इक्वेशन ही सिर्फ नहीं है इसमें, बाकी तो पुरानी चल रही है ना, लॉज ऑफ मोशन है, बाकी सब तो नया ही है, पुराना है, सिर्फ लास्ट इक्वेशन जो है और टॉर्क की इक्वेशन इसमें नहीं है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि क्या इसमें रूल लगेगा? ठीक है। जैसे लेट अस सपोज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ये बना लो, ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, पुली find acceleration A, find acceleration A, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन तो देखो लॉज ऑफ मोशन से, कैसे? ये वैल्यू क्या होगी 5g साइन 30 और ये क्या होगी 15g साइन 60। यहां पे टेंशन T2 एंड T2 और यहां पे टेंशन T1 एंड T1, क्योंकि पुली का मास है ना, तो टेंशन T1 T1 T2 T2। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 15 kg नीचे आ रहे हैं, तो बोलो पहली इक्वेशन 5g साइन ऑफ 60 माइनस T2 इज 15 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो T1 माइनस 5g साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? दो इक्वेशन तो लॉज ऑफ मोशन से ही है। तीसरी इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनेगा? पुली का। चलो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पुली के लिए एक फोर्स एरी और एक ये फोर्स एरी, ये देखो, तो एक फोर्स है T1, एक फोर्स है T2, T1 एंड T2, और रेडियस क्या है इसका? R, रेडियस कैपिटल R, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये पुली कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज। तो कौन सा टॉर्क पड़ा होगा? T2 का। T2 का टॉर्क बोलो R इंटू T2, T1 का टॉर्क बोलो R इंटू T1, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क क्या होगा? क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज। और नेट टॉर्क होता क्या है? I टाइम्स अल्फा। तो R कॉमन आ गया, T2 माइनस T1 की वैल्यू सॉल्व करके आएगी, I की वैल्यू डिस्क की क्या होती है? हाफ mr स्क्वायर, और अल्फा को क्या पुट करेंगे?
ए बाय आर, आर से आर कैंसल, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास आपको 1 गिवन है पुली का, इक्वेशन नंबर 3, तो 1 2 3 को सॉल्व करके आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है? थर्ड इक्वेशन कैसे इंट्रोड्यूस हो गई इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं करवा रहा हूं। ये फिगर बनाना प्लीज, ये फिगर बनाओ। दो स्ट्रिंग्स हैं और एक रॉड है, सिर्फ डायग्राम बनाओ। दो स्ट्रिंग्स और एक रॉड, डायग्राम, दो स्ट्रिंग्स और एक रॉड। ऐसा क्वेश्चन टॉर्क में हमने पहले भी किया था, जब स्टार्ट हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा था टॉर्क क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज, इस रॉड का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट होगा। सेंटर ऑफ मास पे वेट क्या है? mg। आधा डिस्टेंस क्या है? l/2 राइट। करें स्टार्ट। क्वेश्चन बन गया डायग्राम। पहला क्वेश्चन, मैंने इस स्ट्रिंग को काट दिया, पूछा था एक बार क्वेश्चन, जब इस स्ट्रिंग को काटा तो ये स्ट्रिंग को तो नहीं काटा, तो ये रॉड कैसे क्या करेगी? ये घूमेगी। ये रॉड कैसे घूमेगी? ये रॉड कुछ ऐसे घूमेगी, ये रॉड यहां पर है, फिर ये रॉड यहां पे आएगी, फिर रॉड यहां पे आएगी, तो एक्सिस क्या होगा? ये होगा, पासिंग फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर टू दी रॉड, तो इसका एक्सिस है ये रहा। तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड ऐसे घूमेगी। पहला पॉइंट क्लियर है। मेरा पहला क्वेश्चन है टॉर्क क्या होगा, इसमें कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है? इसका वेट, फोर्स कौन है? वेट, और डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? l/2, तो टॉर्क का फॉर्मूला mg इंटू l/2। तो लिख लो पहला, टॉर्क इज इक्वल टू mg इंटू l/2, पहली स्टेटमेंट। फिर अगला पार्ट आएगा, रॉड जब स्टार्ट होगी, गिरना स्टार्ट करेगी, तो इसकी इनिशियल ओमेगा की वैल्यू क्या है? 0। काट दिया रस्सी को, धीरे धीरे रॉड अपनी स्पीड बढ़ाती जाएगी, तो इसमें यूनिफॉर्म ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो इसमें अल्फा जनरेट होगा। अल्फा क्या है ये बताओ? तो आप क्या करेंगे? टॉर्क का एक और फॉर्मूला आपको आता है, आई अल्फा। एक फॉर्मूला आपने निकाल लिया mg इंटू l/2, एक फॉर्मूला आपको पता है आई अल्फा। दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को इक्वेट करेंगे। ये बताएं इसका एक्सिस कहां से पास कर रहा है? ये रहा एक्सिस, और ये फिंगर जो एक्सिस है ये इसकी टेंजेंट है, तो रॉड का टेंजेंट एक्सिस, टेंजेंट एक्सिस में रॉड का फॉर्मूला क्या होता है? ml²/3। तो देखो आई की जगह क्या पुट किया? ml²/3, तो कट गया m से m, l से l, अल्फा आ गया। तो ये लिखे अल्फा कैसे आएगा? तो जो भी टॉर्क जनरेट किया इक्वल टू आई अल्फा, और आई एक्सिस का टेंजेंट है तो ml²/3। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इसी का अगला पार्ट है, जब ये स्ट्रिंग कटेगी, ध्यान से इधर देखो प्लीज, सेंटर ऑफ मास, ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये क्या पाथ फॉलो करेगा? बोलो बोलो। ये रॉड नीचे आएगी, सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा? ये नीचे नीचे ऐसे आएगी, सर्कल की पैराबोला? सर्कल नहीं, ठीक है, फिर से देखो, ये रॉड है, ठीक, पहले एक और आंसर देना प्लीज। ये रॉड है, ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या पाथ फॉलो करेगा? ध्यान से देखना, इसके एक्सिस से ये दूरी मान लो 1 मीटर है, पेन नीचे आ गया, अब भी दूरी 1 मीटर है, पेन नीचे आ गया, 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो ये व्हाइट वाला पोर्शन 1 मीटर के रेडियस में घूम गया, सर्कल है। पैराबोला कैसे है? सर्कल है, तो ये पूरा का पूरा पेन सर्कल में है, हर पार्टिकल सर्कल में है, एंड पॉइंट भी सर्कल में है, सेंटर ऑफ मास भी सर्कल में है। तो मान लो सेंटर ऑफ मास आधा मीटर दूर है, जब ये घूमेगा तो भी आधा मीटर दूर है, जब घूमेगा आधा मीटर दूर है, तो रेडियस इसका घूमने का आधा मीटर है, तो इट विल मूव इन अ सर्कल। क्वेश्चन ये नहीं है सर्कल है, ये तो मैं बता रहा हूं सर्कल है। बताओ इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? जब ये पार्टिकल, जब ये सेंटर ऑफ मास कैसे घूमेगा इन अ सर्कल, जैसे मैंने बताया कि रॉड इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, नीचे भी आएगी, सेंटर ऑफ मास सर्कल है, इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? ये क्वेश्चन है। अल्फा निकाल लिया, अल्फा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या? A इज इक्वल टू आर अल्फा, बताया था आज मैंने, ए और अल्फा का रिलेशन है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा हम निकाल चुके हैं 3g/12। अब ये बताओ सेंटर ऑफ मास किस रेडियस में घूमेगा? इन रेडियस ऑफ l/2, क्योंकि एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? l/2, तो सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस क्या है? l/2। समझ में आ रहा है रेडियस की क्या पुट किया? l/2 आंसर। और अगर कहीं ये पूछ लेता कि ये वाला पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो जब मैं पुट करता a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो r की जगह क्या पुट करता मैं? l, r की जगह l अल्फा। सेंटर ऑफ मास के लिए α/2, इसके लिए l, जहां जहां एक्सिस से दूरी है वो पुट करेंगे रेडियस। तो समझ में आ रहा है कि यहां पर क्यों पुट किया? सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आगे क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगला पार्ट है, इसकी टेंशन निकाल लो T। अब टेंशन जो है वो लीनियर मोशन का पार्ट है, जो लॉज ऑफ मोशन का, इसमें रोटेशनल चाहिए ही नहीं है। और जब हमें रोटेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ओनली ट्रांसलेशन का लगाना है, तो हमें शेप मैटर नहीं करती बॉडी की, हम तो बस पॉइंट मास पे काम करेंगे। पूरा लॉज ऑफ मोशन सिर्फ एक मास पे काम करता है, शेप तो मैटर नहीं करती। तो यानी कि आप बस ये देखें, इसका सेंटर ऑफ मास पे वेट क्या है? mg, तो एक फोर्स ऊपर है T, एक फोर्स नीचे है mg, और इसकी निकलते ही एक्सेलरेशन क्या है? A सेंटर ऑफ मास, तो नीचे आ रही है बॉडी, तो mg माइनस T इज ma, तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की अभी अभी हमने निकाल ली, कितनी? 3g/4। यहां पर वैल्यू पुट कर लें, टेंशन की वैल्यू आएगी, आंसर आएगा। ये टेंशन है।